हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं टेक्सटाइल यूनिट से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हालांकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है और हमारे कुछ लास्ट के 2 या 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, बट स्टिल कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें मुझे मिली हैं मेरे नोट से, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन पेपर्स में देखे हैं। तो प्रीवियस ही पॉइंट्स को जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझते हैं, एक थोड़े नए पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट हमको जब भी पेपर में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए तो हम उनको अटेम्प्ट कर सकें और अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और उनके लिए कंफर्म रहें कि हाँ हमारा आंसर सही है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन से भी हमारे सही आंसर गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो टेक्सटाइल में यूज की जाती हैं, जैसे कि ग्रे गुड्स या फिर कहें ग्रे फैब्रिक या कहें लूम स्टेट। तो ये जो टर्म है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा फैब्रिक जिसके ऊपर कोई भी फिनिशिंग नहीं की गई है, जैसे कि कोई भी वेट फिनिशिंग या फिर कोई डाइंग नहीं की गई हो या फिर कोई ड्राई फिनिश न की गई हो। तो इस तरीके के फैब्रिक को हम ग्रे गुड्स या फिर ग्रे फैब्रिक या फिर लूम स्टेट कहते हैं। मतलब जिसका सिर्फ ताना और बाना लेकर उसको वीविंग कर दी गई हो या फिर उसकी निटिंग कर दी गई हो, उस पर कोई भी फिनिश ना की गई हो, जैसे कि कैलेंडरिंग है आपका जो टेंटरिंग है, आपकी सिंजिंग है, कोई भी आपकी ट्रीटमेंट ना की गई हो, ग्रे गुड कहलाता है। उसके बाद आपका आता है कन्वर्टर या फिर फिनिश्ड गुड। वो आपका फैब्रिक जिसपे आपकी कोई ट्रीटमेंट कर दी गई है, जैसे कि ब्लीचिंग कर दी जाती है फैब्रिक को क्लियर और वाइट करने के लिए, या फिर डाइंग कर दी जाती है, या फिर उस पर कोई एम्बोजिंग कर दी जाती है, तो हमारा वो कन्वर्टेड या फिर फिनिश्ड गुड कहलाते हैं। ये टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि अगर आप नए नए क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से इजी टू हार्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो इन चीज़ों को भी हमें फोकस करना होगा। नेक्स्ट हमारा है मिल फिनिश फैब्रिक। वो फैब्रिक जो कि बिक चुका है, जिस पर अब कोई फर्दर फिनिशिंग होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी कोई फिनिशिंग नहीं हुई है लेकिन वो मिल से सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब वो बिक चुका है, वो आपका मिल फिनिश फैब्रिक होता है। पिकअप्स होते हैं। फिर पिकअप्स जो होते हैं वो एक पिकअप की जो प्रोसेस होती है उसमें एक अमाउंट ऑफ लिक्विड या फिर केमिकल के अंदर फिनिश की जाती है किसी भी फैब्रिक की, जिसमें या तो कोई लिक्विड सब्सटेंस होता है या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस होता है, और उस जब उसकी ट्रीटमेंट हो रहा होता है फैब्रिक का, तो उस फैब्रिक में, पर्टिकुलर फैब्रिक में जो केमिकल या फिर जो लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, उसे पिकअप कहते हैं। मतलब आपने अगर एक फैब्रिक की कोई भी ट्रीटमेंट की है, कोई भी फिनिशिंग की है, तो उस फिनिशिंग के दौरान में जो भी घोल, जो भी लिक्विड है, जो तरली आपने जिस तरल में वो डाला है, उसको वो जितना एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे आपने डाला है 100 ml वाटर में, तो 100 ml वाटर में से अगर उसने 7% वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो उसका पिकअप कहलाएगा। तो ये टर्म का मीनिंग है हमारे पिकअप का। फिर आपका आता है एंजाइम फिनिशेस। कुछ फिनिशेस जो होती हैं वो एंजाइम फिनिशेस होती हैं, जिसमें आपका एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें एज अ कैटलिस्ट यानी कि उत्तेजक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए यूजफुल होते हैं। एंजाइम्स ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं, ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं किसी भी फैब्रिक पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर और कंपैरेटिवली कम केमिकल्स का यूज़ करके ये अपना बेटर रिजल्ट्स देते हैं। इसमें कम पानी और कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए एंजाइम फिनिशिंग ज़्यादा यूजफुल होती है, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और हमारी इको फ्रेंडली या फिर कहें सस्टेनेबल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा फिनिशिंग के बारे में। प्लाज्मा फिनिशिंग जो है वो एक ड्राई प्रोसेस होती है जिसमें गैस का यूज किया जाता है। आपकी जो एंजाइम फिनिश है, एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है आपका
और गैस जो आपकी प्लाज्मा फिनिश है उसमें गैस का यूज हो रहा है, जो कि थोड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई वेस्टेज नहीं होता है, जैसे कि वाटर वेस्टेज हो या फिर आपको कोई केमिकल वेस्ट हो रहा हो, तो ये सब नहीं होता है। इससे ना फैब्रिक को कोई हार्म होता है और ना ही हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म होता है। जो फैब्रिक का स्ट्रक्चर है, जो यार्न का स्ट्रक्चर है, वो एज इट इज बना रहता है। तो हमारी ये प्लाज्मा फिनिशिंग भी काफ़ी यूज़ की जाती है और इको फ्रेंडली की लिस्ट में आती है। फिर उसके बाद आता है आपका हैंडलिंग। हैंडलिंग होता है फिजिकल फॉर्म ऑफ द फैब्रिक ड्यूरिंग फिनिशिंग। जो भी आपके फिनिशिंग के दौरान जो आपके फैब्रिक है, जो आपका वस्त्र है, जो आपका कपड़ा है, उसकी फिजिकल फॉर्म कैसी है, मतलब उसकी वेट, लेंथ, फैब्रिकेशन, ये सारी चीज़ें किस तरीके की हैं, ये हमारा हैंडलिंग कहलाती है। अगर आपको फैब्रिकेशन का मीनिंग नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं वहां पर आपको फैब्रिकेशन का मीनिंग समझा दूंगी। बेसिकली अगर हम कहें तो फैब्रिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फैब्रिक, मतलब किसी भी फैब्रिक को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो फैब्रिकेशन कहलाता है। जैसे कि आपका फाइबर की प्रोसेसिंग हो गई, तो फिर यार्न की प्रोसेसिंग हो गई, फाइबर के बाद यार्न बनेगा, फिर प्रिपरेशन ऑफ वीविंग, कि आपको वीविंग करनी है, उसका ताना बाना बुनना है, तो उसकी प्रिपरेशन, तब हमारी ये फैब्रिकेशन की प्रोसेस होती है। जब फैब्रिक बन जाता है तो उसके बाद उसकी स्काउरिंग, ब्लीचिंग, डाइंग, फिनिशिंग और इंस्पेक्शन और रिकवरिंग, ये सारी ही जो चीजें होती हैं ये आपकी फैब्रिकेशन के अंदर आती है। मतलब एक कपड़े को बनाने के लिए जो भी आप स्टेजेस को यूज करते हैं वो आपकी फैब्रिकेशन कहलाती है। फिर हमारा आता है मिनिमम। मिनिमम मतलब वो न्यूनतम क्वांटिटी, ये क्वालिटी नहीं होगा, ये है क्वांटिटी, मतलब मात्रा जिसको एक क्रेता एक बार में मिल से खरीद सकता है, वो आपके मिनिमम्स होते हैं। तो आपको मिनिमम्स का मीनिंग पता हो गया। फिर उसके बाद है रन। रन यानी कि एक बार में जो फैब्रिक जितना क्वांटिटी खरीदा गया है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आता है मिल से कपड़ा खरीदने के लिए और आपका वो कहते हैं कि हमें 75 यार्ड आप फैब्रिक इसको पैक कर दीजिए, तो वो आपका रन कहलाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि हमें 70 यार्ड्स फैब्रिक दे दीजिए, वो कहेगा 70 यार्ड्स रन दे दीजिए हमको, तो वो आपका रन कहा जाता है। मतलब फैब्रिक को अगर हम कहें तो जैसे कि आप म्यूजिक को हम सॉन्ग्स कहते हैं, हम नंबर्स कहते हैं, उसी तरीके से फैब्रिक को हम रन से भी कॉल करते हैं, रन नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब एक बार में जितना लॉट एक क्रेता खरीद रहा है उसको हम रन कहेंगे। फिर उसके बाद हम बार बार कह रहे हैं फिनिशेस फिनिशेस फिनिशेस, ये वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं। तो फिनिशेस का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ये क्यों यूज होती हैं? ये किसी भी फैब्रिक के सरफेस को एनरिच करने के लिए, उसको सुंदर बनाने, उसके फील को अच्छा करने, उसके टच को अच्छा करने के लिए, उसके अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो फिनिशिंग होती है। अब ये क्यों किए जाते हैं कि पर्टिकुलर फैब्रिक के फील को, उसके हैंड को आप इम्प्रूव कर सके, उसको अच्छा बना सकें। फील और हैंड का मतलब हो गया कि जब आप उस कपड़े को छुएं, पकड़ें या वो आपकी बॉडी से टच हो तो आपको उसको पहनने में अच्छा फील हो, सॉफ्ट फील हो, ये सारा, और देखने में वो सुंदर लगे। तो ये सारा काम हमारा फिनिशेस का होता है। अगर हम फिनिशेस को डिवाइड करें तो हम ब्रॉडली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारी होती है फिजिकल फिनिशेस और दूसरी होती है केमिकल फिनिशेस। फिजिकल फिनिशेस जो होती हैं वो एस्थेटिक बेसिस पर काम करती हैं, यानी कि वो आपकी अपीयरेंस पर वर्क करती हैं कि कपड़ा कितना चमकदार है, देखने में कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, ये सारी हमारे फिजिकल फिनिशेस में आती हैं। केमिकल फिनिशेस वो होती हैं जो कि पर्टिकुलर फैब्रिक के फंक्शनल वर्क को करती हैं, जैसे कि कपड़े में पिलिंग होगी या नहीं होगी, पर कपड़े की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, लीनियर होगा कि नहीं होगा फैब्रिक, या फिर जो फैब्रिक है फैब्रिक की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ये सारी चीजें केमिकल फिनिशिंग के अंतर्गत आती हैं। तो हम इस तरीके से दो पार्ट्स में फिनिशेस को डिवाइड कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू वर्क, मतलब एक जो फिनिश है वो कितने समय के लिए काम करेगी, कितनी अवधि के लिए काम करेगी, वो हमारा होता है, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है इसके बेसिस पर। तो इसमें आपके बेसिकली 4 पार्ट्स में फिनिशेस को डिवाइड किया जाता है। पहला है टेम्पररी फिनिशेस, दूसरा है सेमी परमानेंट, तीसरा है रिन्यूएबल और
फोर्थ है हमारा परमानेंट फिनिशेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेरी फिनिश के बारे में। टेम्परेरी फिनिश जो कि सिर्फ एक धुलाई तक सीमित रहती है, मतलब आपने अगर स्टार्चिंग कर दी है फैब्रिक की, उस पर स्टार्च लगा दिया है, साइजिंग कर दी है, और आपने जैसे ही कपड़े को धोया, तो कॉटन के कपड़े में क्या होता है कि जो बिल्कुल स्टिफ सा था वो कपड़ा एकदम से लूज हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो वो आपकी टेम्पररी फिनिश होती है, जो कि कपड़े को इनिशियली स्टिफ और ब्यूटीफुल दिखने के लिए की जाती है। लेकिन क्योंकि वो कपड़े का चीपर वर्जन है, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, उस पर बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स नहीं किए गए हैं, तो वो टेम्पररी फिनिशेस निकल जाती हैं, वो वॉश हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेमी परमानेंट के बारे में। सेमी परमानेंट जो फिनिशेस होती हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। ये जो भी फैब्रिक होता है उस पे कुछ समय के लिए, मतलब कुछ 1 या 2 साल के लिए स्टे करती हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे फैब्रिक भी खराब होने लगता है, और इनकी फिनिशेस की जो इफेक्टिवनेस है वो भी रिड्यूस होने लगती है या फिर कम होने लगती है। जैसे जैसे उसको आप ज्यादा यूज करेंगे, जैसे जैसे समय होता जाएगा, वैसे फैब्रिक की फिनिशेस भी निकलने लग जाती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रिन्यूएबल, यानी कि वो फिनिशेस जिनको कंज्यूमर खुद से या फिर ड्राई क्लीनर के थ्रू रीअप्लाई कर सकता है, वो हमारी रिन्यूएबल आपकी फिनिशेस होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फोर्थ परमानेंट फिनिशेस, जो कि वो फिनिशेस जो कपड़े के साथ में जब तक कि कपड़ा बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, खराब नहीं हो जाता, तब तक रहती हैं। उनकी चमक, उनकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें बरकरार रहती हैं ताउम्र फैब्रिक, मतलब फैब्रिक के जितनी समय तक वो आप यूज करेंगे उतने समय तक वो एज इट इज रहता है, वो हमारी परमानेंट फिनिशेस कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ रूटीन स्टेप्स के बारे में, जो कि फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। फैब्रिक को बनाने के लिए बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है फाइबर स्टेज, फिर दूसरा होता है फैब्रिक स्टेज, फिर उसके बाद होता है यार्न स्टेज, और उसके बाद होता है फैब्रिक स्टेज। तो इन 3 स्टेजेस में एक जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग फाइबर प्रोसेसिंग के बारे में। वो स्टेज जब आपका जो फैब्रिक है वो इनिशियल स्टेज में होता है, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, और उनको बाद में ट्रीट किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, और एक अच्छा यार्न तैयार किया जाता है। बेसिकली जो हमारी ट्रीटमेंट है वो क्योंकि हमारे पास 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, दोनों फाइबर्स में अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट काम करता है। क्योंकि नेचुरल फाइबर जो है वो ग्रे होते हैं, वो गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं, लीनियर नहीं होते हैं, उनके अंदर ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो ऑलरेडी फिलामेंट्स हैं, उनको कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में बनाया जाता है, आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं वो, तो उनमें ऑलरेडी कुछ फिनिशेस पहले ही कर दी जाती हैं। जबकि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उनको यार्न बनाने से पहले उनमें काफी सारी और फिनिशेस की जाती हैं, सो दैट उसमें कुछ और हम एनहेंस कर सकें, जो कि फाइबर की क्वालिटी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कॉटन है, कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है, तो कॉटन की हम प्रोसेसिंग किस तरीके से करेंगे, इन सारी चीजों को हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ स्टेजेस को फॉलो करेंगे, जैसे कि क्लीनिंग, opening, carding, combing, roving and spinning. These are the basic steps which are followed in routine steps. फैब्रिक के जो फाइबर की जो प्रोसेसिंग होती है उसके रूटीन स्टेप्स में ये फॉलो किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यार्न प्रोसेसिंग के बारे में। यार्न प्रोसेसिंग, जब हमारा फाइबर तैयार हो जाता है तो उसको हम स्पिरिट्स के थ्रू या फिर ट्विस्टिंग मशीन्स के थ्रू ट्विस्ट करके एक यार्न में कन्वर्ट करते हैं। ट्विस्ट 2 तरीके की होती है, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। जब धागे को एस फॉर्म में ट्विस्ट किया जाता है तो वो एस ट्विस्ट होती है, जब जेड के फॉर्म में ट्विस्ट किया जाता है तो वो जेड ट्विस्ट होती है। तो जिस भी ट्विस्ट में हम एक यार्न को जब तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने के बाद हम बॉबिन्स पर चढ़ा देते हैं। बॉबिन्स जो हमारे घर में रील होती है एक तरीके की, वो उस तरीके की बॉबिन्स होती हैं, तो इन बॉबिन्स पर चढ़ा दिया जाता है। बॉबिन्स पर चढ़ाने के बाद क्रिल बीम होती है, उस पर इन बॉबिन्स को हम लगाते हैं, उसमें धागे को लगा देते हैं, और वहां पर होती है इसमें साइजिंग की प्रोसेस। साइजिंग यानी कि इस फैब्रिक के, इस धागे के ऊपर, इस यार्न के ऊपर स्टार्च का एप्लीकेशन किया जाता है। इस
इस साइजिंग की को हम स्लैशिंग के नाम से भी जानते हैं इस प्रोसेस को हम। तो जो हमारे वॉप यार्न्स होते हैं उनको बेसिकली स्टार्चिंग की जाती है इस प्रोसेस में, और इसके अंतर्गत जो वॉप बीम पर बांधने के लिए एक बॉबिन से धागे को निकालकर क्रिल स्टैंड पर बांध दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूज वॉप बीम पर चढ़ाए जाते हैं और क्रिल स्टैंड पर स्टार्च लगाया जाता है। और जो नेचुरल और सिंथेटिक स्टार्च होती है वो अलग अलग तरीके के फाइबर्स पर, फैब्रिक्स पर, यार्न्स पर अलग अलग तरीके की यूज की जाती है। जैसे कि सिंथेटिक स्टार्च होती है जो कि सिंथेटिक यार्न पर यूज की जाती है, जैसे कि पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉली एक्रिलेमाइड, ये आपकी यूज होती है सिंथेटिक स्टार्च पर। वहीं जो आपकी नेचुरल होती हैं वो है पोटैटो स्टार्च होती है, कॉर्न स्टार्च होती है, राइस स्टार्च होती है, सैगो स्टार्च होती है। ये आपकी नेचुरल यार्न्स पर यूज की जाती है। स्टार्चिंग से एक तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है फाइबर की, फैब्रिक की और आपके यार्न की, और साथ में ही जो आपके जो छोटे छोटे से धागे होते हैं, जो छोटे छोटे से बाल जैसे जो पिलिंग हो जाती है, उनको भी निकलना बंद कर देती है आपकी जब आप किसी भी यार्न पर या फैब्रिक पर साइजिंग करते हैं। इसको दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिनिश। जो हमारी साइजिंग होती है इसे भी हम एक टाइप की फिनिश ही कहते हैं। इससे हमारे जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्डनेस कम हो जाती है, और ये वीविंग जब हम करते हैं किसी कपड़े के साथ में तो उसमें आप ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लीनियर और ज़्यादा सुंदर देखने को मिलता है। तो हमारी स्लैशिंग कहें या फिर साइजिंग कहें, ये दोनों ही चीज़ें यार्न प्रोसेसिंग में यूज होती हैं, जिससे कि हमारा जो यार्न है वो अच्छी तरीके से देखने में सुंदर लगता है। फिर हम बात करते हैं फैब्रिक प्रिपरेशन के बारे में। मतलब सबसे पहले हमने क्या लिया, फाइबर, तंतु की हमने कर ली प्रिपरेशन। फिर उसके बाद तंतु को हमने क्या किया, एस ट्विस्ट या जेड ट्विस्ट देकर उसको यार्न में कन्वर्ट कर लिया, बॉबिन पर चढ़ा लिया, फिर वहां पर उसकी साइजिंग कर दी। साइजिंग करने के बाद में अब हमारे पास, हमने उसको वीविंग कर ली। वीविंग करने के बाद हमारे पास क्या तैयार हुआ है, फैब्रिक जो है एक वस्त्र। उसके हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसकी प्रिपरेशन हम कोई भी डाइंग या प्रिंटिंग करने से पहले करेंगे। इसमें किस किस स्टेज को फॉलो किया जाएगा, इसमें इन 5 स्टेजेस को फॉलो किया जाएगा। पहला है डिसाइजिंग, फिर है स्काउरिंग, ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन और हीट सेटिंग। इन सारी ही स्टेजेस को जब हम फॉलो करेंगे तब हमारा फैब्रिक प्रिपेयर होगा। अब डिसाइजिंग क्या होता है, इनको हालांकि मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल आपको एक बार और यहाँ पर मैं रिमाइंड करा देती हूँ, या फिर जिन्होंने प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी है तो उनके लिए ये इजी रहेगा। डिसाइजिंग में क्या होता है, इन दिस साइजिंग, जो भी आपने साइजिंग के दौरान जो स्टार्च एक वॉप पर चढ़ाई हुई होती है, जो कोटिंग की हुई होती है, उसको रिमूव किया जाता है। इसमें जो वूवन फैब्रिक है या फाइबर है उससे आपकी स्टार्च को रिमूव करने की प्रोसेस होती है, जिसे हम डिसाइजिंग कहते हैं। डिसाइजिंग इज डन सो दैट जो डाई और जो फिनिशेस हैं उनका बॉन्ड आपके जो वॉप है, जो आपके यार्न्स हैं वॉप और वेफ्ट पे, उन पे अच्छी तरीके से चढ़ पाए। अगर पहले से उन पर कोई कोटिंग होगी तो हमारी जो डाइज हैं वो अच्छी तरीके से यार्न के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी और उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो खराब हो जाएगी, या फिर जल्दी आपकी डाइज जो हैं वो निकल जाएंगी आपके फैब्रिक में से। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अकॉर्डिंग आपके जो साइजिंग एजेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे कि फिजिकल डिजाइन, जैसे कि वाटर और आपका रबिंग के थ्रू, अगर आपकी फिजिकल डिजाइन पर हम बात करें, बायोलॉजिकल डिजाइन पर हम एंजाइम्स को यूज करते हैं डिसाइजिंग के लिए, और केमिकल डिजाइन के लिए हम सॉल्वेंट्स को या फिर केमिकल्स को यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्काउरिंग। स्काउरिंग इज यूज टू रिमूव एनी फॉर्म मैटर लाइक डर्ट, डस्ट, स्टार्च, ऑयल, वैक्स or any other impurities from the fabric, so that you can dye that fabric very फाइनली। आपके किसी भी फैब्रिक के ऊपर से धूल को, मिट्टी को और या फिर वैक्स को, किसी भी तरीके की गंदगी को हटाने के लिए स्काउरिंग यूज की जाती है। स्काउरिंग इज डन फॉर गुड एब्जॉर्बेंसी विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड डाइंग एंड फिनिशिंग। जो स्काउरिंग की जो प्रोसेस होती है वो आपकी एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाने के लिए, आपके अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने के लिए की जाती है। इसके अंदर आपके डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं और एल्कलाइन सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है, जिससे कि आपकी
स्काउरिंग की प्रोसेस होती है। स्काउरिंग जैसे कि आप अपने मशीन में कपड़ों को धोते हैं, उसमें आप डिटर्जेंट्स डालते हैं, आप गर्म पानी यूज करते हैं, इन द सेम वे स्काउरिंग भी की जाती है। बट क्योंकि कमर्शियल लेवल पर होती है तो इसमें केमिकल्स भी यूज होते हैं, इसमें हाई टेम्परेचर रखा जाता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और इसमें इसके थ्रू आप जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, आपके डर्ट, इन सारी चीज़ों को आसानी से निकाल देते हैं। इसमें यहाँ पर आपकी जो स्काउरिंग होती है उसमें आप अल्ट्रासोनिक स्काउरिंग भी करते हैं, जो कि लेटेस्ट टाइप ऑफ स्काउरिंग है, जिसके थ्रू आप जिसमें आपको कम पानी की ज़रूरत होती है, कम समय लगता है, और आपके जो वाइब्रेंट्स होते हैं वो भी कम यूज़ होते हैं, और आप ये बट थोड़ी सी कॉस्टली और बट इको फ्रेंडली होती है। लेटेस्ट जो आपकी स्काउरिंग है अल्ट्रासोनिक स्काउरिंग, इसके थ्रू आप फैब्रिक की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ वाइटनिंग द फैब्रिक। यार्न और फाइबर, जो भी फाइबर है, फैब्रिक है, यार्न है, उसको सफेद करने की, वाइटनिंग करने की जो प्रोसेस है उसे हम ब्लीचिंग कहते हैं। इसके थ्रू जो भी इरेग्युलर नेचुरल कलर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है फाइबर से, फैब्रिक से या फिर यार्न से। मोस्टली जो ब्लीचेस होती हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। ये जो आपके ये जो ब्लीच होती हैं वो ऑक्सीडाइज्ड एजेंट्स होती हैं। दे रिड्यूस ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं, क्योंकि ये आपके कलर को रिमूव करने का काम करती हैं, जो कि बेकार तरीके से आपके आपके जो कलर पर जो गंदगी थी, जो खराब तरीके से डाई पहले से जो नेचुरल डाइज थी उनको हटाया जाता है इसके द्वारा। और जो हाइड्रोफोबिक फैब्रिक होते हैं उनसे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। द सेम ब्लीच इज नॉट, जो एक ही जो ब्लीच होती है वो हर एक फैब्रिक के लिए यूजफुल नहीं होती है। डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स के लिए स्पेसिफिक अलग अलग ब्लीच होती है, जिसको हम स्पेसिफिक फाइबर, जैसे सिंथेटिक है, सिंथेटिक फाइबर के लिए आपको अलग तरीके की कंडीशंस चाहिए, अलग तरीके की ब्लीच चाहिए, और कॉटन के लिए अलग तरीके की आपकी जो ब्लीचेस हैं उनको यूज किया जाता है। फिर जो आपकी वुल होती है, वुल के लिए आपको अलग तरीके की जो डाइज होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपको जैसे कि आपकी जो आपकी कई तरीके की ब्लीचेस आपकी यूज होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या आपकी जो ब्लीचेस हैं उनको यूज करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम यूज करते हैं, जो कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती है। इसमें आपकी जो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा आपकी एनर्जी यूज होती है इस तरीके की ब्लीचिंग में। इसमें बात कर रही हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, जो कमर्शियली यूज की जाती है। इसे H2O2 ब्लीच भी कहते हैं। इसमें इसका अगर आप ऑल्टरनेटिव देखें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह पर हम पैरासिटिक एसिड ब्लीचिंग भी यूज करते हैं, जिसमें कम टेम्परेचर की और कम पानी की, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये कम फैब्रिक को डैमेज करती है और हमारे फैब्रिक को क्लीन भी कर देती है। कुछ ऑप्टिकल ब्राइटनर्स को भी हम यूज कर सकते हैं अदर देन आपके जो ब्लीचेस हैं उनके, जैसे कि फ्लोरोसेंट वाइटनिंग कंपाउंड्स कहते हैं जिनको इनको भी हम यूज कर सकते हैं अपनी फाइबर या फैब्रिक को वाइट करने के लिए। दे सोक्ड इनटू द फाइबर, ये फाइबर के अंदर सोक कर जाते हैं, मतलब अवशोषित हो जाते हैं। कवर द येलोनेस ऑफ द फैब्रिक, ये जो उसकी पीलापन होता है उसको कवर कर देते हैं, जिससे कि आपका फैब्रिक जो है वो ज्यादा सफेद और सुंदर देखने में लगता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो है मर्सराइजेशन के बारे में। मर्सराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग सेल्यूलोजिक फाइबर्स और यार्न विद एन एल्कली दैट इज NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, या फिर हम इसे कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। इसके द्वारा ट्रीट करने की जो प्रोसेस होती है सेल्यूलोजिक फाइबर्स को, वो हमारी मर्सराइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। मर्सराइजेशन की जो प्रोसेस है वो 1853 यानी कि 1853 में डिस्कवर हुई थी बाय जॉन मर्सर। उन्हीं के नाम पर इसको मर्सराइजेशन रखा गया। जॉन मर्सर ने इसको 1853 में डिस्कवर किया था। मर्सराइजेशन इज डन ऑन कॉटन, लिनन, रेयॉन।
इन तरीके के जो आपके सेल्यूलोजिक फाइबर्स होते हैं उन पर मर्सराइजेशन की प्रोसेस की जाती है। ये सारे ही फैब्रिक में सेल्यूलोजिक कंटेंट होता है और मर्सराइजेशन इंक्रीज द लस्टर, सॉफ्टनेस, एब्जॉर्बेंसी ऑफ द फाइबर। इसके थ्रू आपकी जो चमक है, जो उसकी सॉफ्टनेस है और उसकी जो अवशोषण की क्षमता है वो इंक्रीज होती है। मर्सराइजेशन 2 स्टेजेस में होती है, एक तो यार्न स्टेज में और दूसरी फैब्रिक स्टेज में। या जो फैब्रिक की जो 2 कंडीशंस होती है, जैसे कि अंडर टेंशन और स्लैक, यानी कि एक तो आपके अंडर टेंशन आपकी यूज होती है मर्सराइजेशन और दूसरी नॉन टेंशन फॉर्म में यूज की जाती है। और जो आपकी यार्न मर्सराइजेशन की प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, जिसके अंदर टेंशन प्रोसेस को यूज किया जाता है, जिसमें सीरीज ऑफ बॉक्सेस होते हैं और गाइडिंग रोलर्स लगे हुए होते हैं और ये एक सीक्वेंस रोलर्स के बीच में काम करते हुए जो यार्न होते हैं उनको मर्सराइज करते हैं। फैब्रिक मर्सराइजेशन तब किया जाता है जब फ्रेम्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रेम्स होते हैं, आपके रोलर्स होते हैं, इसमें यार्न्स को बॉक्सेस के अंदर ही रखा जाता है और इनके थ्रू स्काउरिंग और प्लेन वाटर में निकालकर इनको क्लीनिंग कर दी जाती है। और जो आपकी जो फैब्रिक है वो आपके अंडर टेंशन आपकी की जाती है और जो आपकी यार्न है वो नॉन अंडर टेंशन होती है। तो इस तरीके से आपकी मर्सराइजेशन की प्रोसेस होती है। ये फैब्रिक को स्मूथ और लस्टरस बनाता है और आपकी जो एब्जॉर्बेंसी है उसको इंक्रीज करता है। इसमें आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रिजल्ट्स को बेटर करता है। हाइड्रोक्सल ग्रुप की जो आपकी नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर देता है और ये जो आपके फैब्रिक है इन शॉर्ट आपके फैब्रिक का लस्टर और स्मूथनेस को और एब्जॉर्बेंसी को ये बढ़ाने का काम करता है। इससे हमारा जो फैब्रिक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और इसके बाद हम लोग इसमें हीट सेटिंग कर दी जाती है फैब्रिक में, जिससे कि जो भी आपने जो भी फिनिशेस की हैं वो लॉन्ग रन तक वर्क करें और इसमें श्रिंकिंग ना हो, इसमें कोई क्रिम्प ना आए और जो आपका फैब्रिक है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अपनी अदर फिनिशेस के बारे में, जैसे आपकी टेंटरिंग है और आपकी जो अदर हीट सेटिंग की होती हैं या फिर अदर जो भी आपकी फिनिशेस होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि वुल पर कौन सी की जाती है, सिल्क पर कौन सी की जाती है, उसमें क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो सारी चीजें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।